लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक सीधा और दिल को छू लेने वाला संदेश है। दुनिया चाहे जितनी निराशाजनक लगे, आम लोग अब भी ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जो किसी की जिंदगी बचा दें। लेख असल में गिविंग गाइड है, जिसमें लेखक बताते हैं कि बेहद कम रकम से भी हम भूख, बीमारी और अन्याय से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अफ्रीका में अंधत्व जैसी बीमारी को सिर्फ 75 सेंट में रोका जा सकता है और सूडान के युद्ध और अकाल में फंसे किसी बच्चे को $14 प्रति हफ्ता देकर भोजन दिया जा सकता है और अमेरिका में एक गरीब बच्चे को $150 में चश्मा देकर उसकी पढ़ाई लिखाई की दिशा बदल सकती है। लेखक की वेबसाइट पर किए गए डोनेशन को इस साल की कई संस्थाएं मिलकर 4 गुना तक मैच कर रही हैं, यानी आपकी दी हुई $1 की मदद $4 में बदल जाएगी। लेखक 3 संस्थाओं को चुनता है। पहली, म्यूचुअल एड सूडान कंसल्टिंग, जो सूडान जैसे भयावह संकट में 26,000 स्थानीय वॉलंटियरों के जरिए लोगों को खाना, इलाज और सुरक्षित जगह दिला रही है। युद्ध, नस्लीय हिंसा और भुखमरी से तबाह देश में ये इमरजेंसी रिस्पांस रूम की असली जीवनदान साबित हो रहे हैं। लेखक बताते हैं कि सिर्फ $15 से किसी को संकट क्षेत्र से निकाला जा सकता है और $100 से 60 लोगों के लिए भोजन की टोकरी दी जा सकती है। दूसरी संस्था हेलन केलर इंक, जिसे क्रिस्टोफ सबसे असरदार संगठनों में गिनते हैं। ये अफ्रीका, एशिया में अंधत्व और कुपोषण जैसी बीमारियों से लड़ती है। अमेरिकी मदद बंद होने के बाद अब ये दान में मिली दवाइयां गरीब देशों तक पहुंचाती हैं। सिर्फ 75 सेंट में किसी इंसान को दर्दनाक परजीवी बीमारियों से बचाया जा सकता है। तीसरी संस्था है विजन टू लर्न, जो अमेरिका में कम आय वाले बच्चों को मुफ्त में चश्मा देती है। लेखक बताते हैं 1/4 बच्चों को चश्मा चाहिए, लेकिन गरीब परिवारों में यह सुविधा नहीं होती। सिर्फ $150 में चश्मा देकर बच्चों के पढ़ने लिखने और व्यवहार में बड़ा सुधार आता है। कई बार गलतफहमी में शरारती समझे जाने वाले बच्चे सिर्फ इसलिए संघर्ष कर रहे होते हैं क्योंकि वो बोर्ड देख ही नहीं पाते। लेख का मूल संदेश यही है कि छोटी सी मदद भी बड़े बदलाव ला सकती है और इस साल तो आपकी हर डॉलर की कीमत 4 गुना हो जाएगी। क्रिस्टोफ कहते हैं, पिछले साल लोग $17 मिलियन से अधिक दान कर चुके थे और इस साल लक्ष्य उससे भी आगे बढ़ने का है। उनकी अपील साफ है, अंधेरे समय में भी हम उम्मीद जगा सकते हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन की कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों और फैसलों पर बेहद सख्त सवाल उठाए गए हैं। अखबार साफ कहता है, कोविड के दौरान ब्रिटेन ने बहुत कम और बहुत देर से कदम उठाए और ये गलती सिर्फ बोरिस जॉनसन या लंदन तक सीमित नहीं थी। यूके के चारों हिस्सों, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी बड़े स्तर पर चूक हुई। सबसे ज्यादा आलोचना स्वाभाविक रूप से केंद्रीय ब्रिटिश सरकार की हुई, क्योंकि जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी उसी की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी 2020 जब दुनिया महामारी की ओर बढ़ रही थी, उस समय प्रधानमंत्री जॉनसन छुट्टी पर थे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर रहे थे और रोज की ब्रीफिंग भी नहीं ले रहे थे। इस खोए हुए महीने को संपादकीय ब्रिटेन की महामारी विफलता का अहम कारण बताता है। बोरिस जॉनसन के आसपास का प्रशासन, डोमिनिक कमिंग्स की डर पैदा करने वाली शैली और मंत्रियों व अधिकारियों का भ्रम, टकराव और आत्मसंतोष, इन सब ने हालात और बिगाड़े। संपादकीय स्वास्थ्य विभाग की गंभीर विफलताओं को भी सामने रखता है। उस समय के मंत्री मैट हैनकॉक की गलत दावों और आत्मविश्वास को न्यूक्लियर लेवल पर कहा गया, जबकि शीर्ष अधिकारी क्रिस वॉर्मल्ट मार्च 2020 तक लॉकडाउन के खिलाफ राय देते रहे। आगे की जांच में केयर होम्स में हुई 45,000 से ज्यादा मौतों पर भी सवाल उठेंगे। अखबार का संदेश स्पष्ट है, ये रिपोर्ट सिर्फ अतीत की गलतियां गिनाने के लिए नहीं है, ये सच सामने लाने का रास्ता है, ताकि अगली बार देश अंधेरे में ना फंसे। महामारी ने दिखा दिया कि ब्रिटेन वैज्ञानिक सलाह, तैयारियों और संकट प्रबंधन तीनों में कमजोर था।
सिर्फ बोरिस जॉनसन को दोषी ठहराना काफी नहीं, जरूरत इस बात की है कि अगली सरकारें सबक सीखकर आपात स्थितियों के लिए मजबूत और वैज्ञानिक ढांचा तैयार करें। अंत में गार्जियन चेतावनी देता है, कोविड जैसी आपदा फिर आएगी। सवाल यह है कि ब्रिटेन पिछली गलतियों से सीखता है या फिर देर से जागने वाली कहानी दोहराई जाएगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव की पूरी कहानी समझाई गई है। लेख कहता है, ये विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक बड़े राजनयिक और व्यापारिक टकराव में बदल चुका है, जिसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। मामला शुरू हुआ जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है या समुद्री नाकेबंदी करता है तो जापान सैन्य प्रतिक्रिया दे सकता है। ये बात पहले किसी जापानी नेता ने इतनी साफ तौर पर नहीं कही थी, इसलिए बीजिंग ने इसे सीधा सीधा उकसावा माना और तुरंत बयान लेने की मांग कर दी। चीन की नाराजगी यहां रुकी नहीं, उसने ये विवाद देकर संयुक्त राष्ट्र सचिव जनरल को पत्र लिख दिया और कहा कि जापान का ऐसा कोई भी कदम आक्रमण माना जाएगा। इसके जवाब में जापान अपने बयान पर अडिग रहा। इस बीच दोनों देशों के बीच ये तनातनी अचानक व्यापार और लोगों की आवाजाही पर भी असर डालने लगी। चीन ने जापानी यात्राओं पर एडवाइजरी जारी कर दी। एयरलाइनों ने जापान जाने वाली फ्लाइटों के टिकट रद्द या बदलने की सुविधा दे दी। जापानी फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी गई और समुद्री खाद्य पर भी पाबंदियां लगने लगी। यानी विवाद अब कूटनीति से निकलकर आम लोगों की जिंदगी और कारोबार तक पहुंच गया है। इसी के साथ सुरक्षा मोर्चे पर भी तनाव बढ़ा है। चीन ने विवादित सेनकाकू दियाओयू द्वीपों के पास कोस्ट गार्ड गश्त बढ़ा दी, जिसे जापान ने अपनी सीमा का उल्लंघन बताया। बीजिंग में दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक में भी तल्खी कम नहीं दिखी। चीनी अधिकारी का 1919 के छात्र आंदोलन से जुड़ा पारंपरिक सूट पहनना और हाथ जेब में रखकर बैठना जापानी मीडिया की नजर में एक तरह का प्रतीकात्मक संदेश था कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। लेख ये भी याद दिलाता है कि दोनों देशों के रिश्तों की पृष्ठभूमि दशकों पुराने घावों और अविश्वास से भरी है। औपनिवेशिक कब्जा, युद्ध, ताइवान पर नियंत्रण और फिर 1972 में बीजिंग को मान्यता देना। इस इतिहास की वजह से आज की कोई भी कूटनीतिक हलचल तुरंत भावनात्मक और राजनीतिक रंग ले लेती है। इसी बीच सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार हैं। जापान का बड़ा निर्यात चीन जाता है और चीन का भारी माल जापान पहुंचता है। ऐसे में व्यापारिक तनाव का असर सीधा उद्योगों, छात्रों, पर्यटकों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। अल जजीरा का अंतिम संदेश साफ है, ताइवान का सवाल एशिया में नई भू राजनीतिक खाई गहरा रहा है। जापान के सख्त तेवरों ने चीन की नाराजगी को और बढ़ा दिया है और अब दोनों देश न कूटनीति में नरमी दिखा रहे हैं न व्यापार में। लेख चेतावनी देता है, अगर यही रफ्तार रही तो एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये टकराव आने वाले महीनों में और मुश्किलें खड़ी कर सकता है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर महसूस होगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.